नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रोज रोज होने वाले राजनीतिक वाद विवाद, आलोचनाएं और विरोध प्रदर्शन के स्वर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना प्रोफेसर जूलियस स्टोन की किताब द प्रोविंस ऑफ लॉ की यह पंक्ति जिस वक्त बता रहे थे, शायद उसी के आसपास भारत सरकार एक अध्यादेश ला रही होगी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना पीडी देसाई स्मृति व्याख्यान माला में कहते हैं कि हर कुछ साल में शासक को बदल देने के अधिकार का इस्तेमाल करने भर से सत्ता के अत्याचार से मुक्ति की गारंटी नहीं मिल जाती है। उनके कहने का यह भी मतलब है कि राज्य की सत्ता संप्रभु नहीं है, सर्वोच्च जनता है और लोग सर्वोच्च हैं, संप्रभु हैं। इस विचार को मानवीय गरिमा और स्वायत्तता की कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए। यानी जनता के बीच किसी बात को लेकर कोई बहस तार्किक और संयमित रूप से चले, यह उसकी मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है, ये कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जनता किसी मुद्दे को लेकर राय रख रही है और सरकार उसके खिलाफ एफआईआर कर रही है, यह ठीक नहीं है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है कि केंद्रीय आयुध कारखानों के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, क्या यह अध्यादेश उन कर्मचारियों की मानवीय गरिमा के अनुकूल है जो चीफ जस्टिस के अनुसार लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कसौटी है? मतलब क्या यह जनता का अपमान नहीं है कि उसे हड़ताल से रोकने के लिए सरकार इस तरह के अध्यादेश लाती है? अब जो नया सरकार आया, नया सवेरा दिखाने वाला सरकार, नया सपना दिखाने वाला सरकार, यही सरकार हमको ये बोल के सफल हुआ कि अच्छे दिन आएंगे। इन दिनों आयुध कारखानों के कर्मचारी और अधिकारी कई दिनों से फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं और स्थानीय स्तर पर रैली भी निकालते हैं। होश में आओ, होश में आओ। 16 जून को मोदी सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया कि 41 आयुध कारखाना बोर्ड को 7 निगमों में बांट दिया जाएगा ताकि कारखानों को आधुनिक बनाया जा सके और विश्व स्तर के आधुनिक हथियार मिल सके। रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर संगठनों का दावा है कि मोदी सरकार इसके बहाने इन कारखानों का निजीकरण करने जा रही है। इन संगठनों ने 26 जुलाई से सभी कारखानों में हड़ताल करने का ऐलान किया है। इन कारखानों में करीब 74,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसी हड़ताल को रोकने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश अगले 6 महीने तक लागू रहेगा और जरूरत पड़ने पर 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। कानून मंत्रालय ने अध्यादेश जारी करते हुए कारण बताया है कि यह अध्यादेश इसलिए लाया गया है ताकि अनिवार्य रक्षा सेवाएं चलती रहें, रुकावट ना आए। यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। संसद सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति मौजूदा परिस्थितियों से संतुष्ट हैं कि तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अवैध हड़ताल शुरू करता है या उसमें जाता है या ऐसी किसी भी हड़ताल में भाग लेता है, उसे 1 साल के लिए जेल होगी, 10,000 रुपए तक का जुर्माना। अगर कोई इस हड़ताल के लिए चंदा भी देता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और 15,000 रुपए तक का जुर्माना। आयुध कारखानों में कामकाज चलने देने के लिए पुलिस अधिकारी किसी भी तरह का एक्शन ले सकते हैं और हड़ताल में शामिल होने वालों को बिना जांच के बर्खास्त किया जा सकता है। सरकार फैसला करती है कि कारखानों को निगमों में बदला जाएगा। कारखानों में काम करने वाले लोगों को लगता है कि उनकी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी है तो विरोध करना होगा, लेकिन सरकार कहती है कि कोई हड़ताल पर नहीं जा सकता। अगर चंदा भी दिया इस हड़ताल को तो 2 साल के लिए जेल भेज देंगे। आपको तय करना है कि आप इस अध्यादेश से निराश होना चाहते हैं या चीफ जस्टिस के व्याख्यान से आशान्वित होना चाहते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि भारत में अब तक हुए 17 राष्ट्रीय आम चुनावों में लोगों ने सत्ताधारी दल या पार्टियों के संयोजन को 8 बार बदला है। बड़े पैमाने पर असमानताओं, अशिक्षा, पिछड़ेपन, गरीबी और कथित अज्ञानता के बावजूद स्वतंत्र भारत के लोगों ने खुद को बुद्धिमान सिद्ध किया है। जनता ने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने इस अध्यादेश को लेकर
एक बैठक बुलाई और विरोध किया। चाहे वो 61 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो या कारगिल की लड़ाई हो, तब इन आयुध निर्माणियों ने देश की सेना को अपना जो गोला बारूद उपलब्ध कराकर देश की रक्षा की। लेकिन ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार ने जो आदेशित किया है, इससे देश का तमाम मजदूर वर्ग आज क्रोधित है और आने वाले 26 तारीख को हम उनके इस निर्णय के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने को तैयार है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपके किसी भी आदेश से हम डरने वाले नहीं और इस निर्माणी को बचाने के लिए अंतिम सांस तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे। बैठक लंबी चली। कई दौर की बैठकों के बाद फैसला हुआ कि अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। हड़ताल करना कितना मुश्किल हो गया है। अब हड़ताल करने के अधिकार के लिए कोर्ट से फैसला लेकर आना होगा। यही नहीं, कर्मचारी संगठन के लोग सरकार को पत्र लिखेंगे और अगले हफ्ते किसी दिन काला दिवस मनाएंगे। एक अध्यादेश के सामने प्रदर्शन करने का अधिकार भरभरा सा गया है। 1 साल के लिए जेल और आर्थिक मदद देने पर 2 साल की जेल का जोखिम उठाना आसान नहीं है। सोचिए, उमर खालिद, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल के साथ क्या क्या गुजरी होगी। इस बार सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। मिसाल के तौर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी किसानों के प्रदर्शन को ले सकते हैं। किसानों ने महीनों प्रदर्शन किया, महीनों खुले आसमान के नीचे भीगे हैं, कांपे हैं और जले हैं। उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। किसानों ने भी धीरज का प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, उनके साथ या किसी के साथ। इस जवाब तक पहुंचने से पहले सभी अपनी एक डायरी में कुछ बातें नोट करें। जेएनयू और जामिया के छात्र आंदोलन कर रहे थे, पुलिस की लाठी और गुंडों से पिटवाए जा रहे थे। तब सभी 74,000 लोगों ने इनके अधिकार के बारे में सोचा था। क्या लगा था कि इनके साथ गलत हो रहा है। जब अखिल गोगोई को यूएपीए के फर्जी आरोपों में 1.5 साल से अधिक समय तक जेल में बंद कर दिया गया, जिन्हें आज अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है, तब क्या इन 74,000 कर्मचारियों ने लोकतंत्र और आवाज की अहमियत के बारे में कुछ सोचा था? जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तब ऐसे आंदोलन और संघर्ष के बारे में उनकी क्या राय हुआ करती थी? जब बैंक के कर्मचारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन सभी की क्या राय हुआ करती थी? क्या वे निजीकरण के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में जाया करते थे? जब पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, तब उनकी क्या राय हुआ करती थी? ये सब तो टफ सवाल कर दिया मैंने। एक आसान सवाल बताता हूं। 1 साल तक कश्मीर में इंटरनेट बंद था, तब क्या राय थी? एक बार इन सवालों को लेकर आपस में सर्वे कर लेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि होगा वही जो सरकार चाहती है। किसी ना किसी के पास पुराना व्हाट्सएप मैसेज तो होगा ही, वो निकाल कर पढ़ लीजिए कि आप क्या बातें कर रहे थे पिछले 6 साल में। रिसर्च पर्पस के लिए बता रहा हूं केवल। लोकतंत्र में सरकार का आत्मविश्वास देखिए कि हड़ताल के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है। बैठकों से पहले मजदूर संगठनों के नेता से हिमांशु ने बात की थी। उनके तेवरों से तो लगा था कि वे पीछे नहीं हटने वाले हैं। प्लान इज वेरी क्लियर। भाई, एक साथ 44 कंपनियों का एक कंपनी होगा तो उतना बड़ा कंपनी खरीदने वाला कौन रहेगा दुनिया में आज का मंदी का चलते। इसीलिए 7 टुकड़ा किया, टू मेक इट सेलेबल। और ये विदेशी पूंजियों को भी अलाउ कर दिया डिफेंस प्रोडक्शन में अभी सरकार नियम नीति के तहत। तो ये होगा जो इट विल गो अंडर फॉरेन कंट्रोल। तो यानी आप सभी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, आप इसको सपोर्ट करेंगे? एकदम, हम पहले से सपोर्ट कर रहे हैं इसको। पहला जो इंडेफिनिट स्ट्राइक का कॉल हुआ, इसको पहले 3 दिन का कॉल हुआ, उसी में ना केवल हम सपोर्ट किया, दूसरे यूनियन जाके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का गेट में जाके नाराबाजी किया, स्ट्राइक के दिन उसको घेर के रखा, ये सारे बात किया। एकदम आम ट्रेड यूनियन मूवमेंट ना केवल इसको समर्थन करता है, इसको सक्रिय रूप से फिजिकली समर्थन करता है। आज तक ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
जो बेसिक आइटम्स हमारे जवानों को सप्लाई करते हैं, नेवर इट फेल्ड द टाइमलाइन, नेवर इट फेल्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। एक आखिरी सवाल सर, एट द टाइम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट एक दफे ए पार्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोडक्ट वाज आउटसोर्स्ड, प्राइवेट को दिया गया। 2 साल बाद वो ना डिलीवर कर पाया, वापस आ गया वो काम। 2019 में मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता में लौटते ही यह तय हो गया था कि पहले 100 दिनों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करना है। अगस्त 2019 में खूब धरना प्रदर्शन हुआ, जैसा कि इस बार हो रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में हो। उस साल किसी न किसी दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन होता रहता था। 20 अगस्त के रोज हड़ताल हो गई और फैक्ट्री में उत्पादन बंद हो जाने का दावा किया गया। लेकिन तब तो सरकार ने हड़ताल को अवैध घोषित नहीं किया और ना ही अध्यादेश लाई, बल्कि सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और कहा कि इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। फिर यही धुन मई 2020 में सुनाई देती है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शेयर बाजार से जोड़े जाने का ऐलान करती हैं। पिछले साल 12 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की घोषणा होती है, लेकिन सरकार फिर बातचीत कर समझा देती है और कर्मचारी और अधिकारी समझ जाते हैं। हड़ताल रद्द हो जाती है। इस साल 16 जून को मोदी कैबिनेट में फैसला हो ही जाता है कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 निगमों में बांटा जाएगा, बदला जाएगा। इसके बाद से फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और 26 जुलाई के हड़ताल का ऐलान हो गया। अगस्त 2019 की हड़ताल के समय कोई अध्यादेश नहीं आता है। 12 अक्टूबर 2020 को हड़ताल का ऐलान हुआ, लेकिन उसे अवैध घोषित करने के लिए कोई अध्यादेश नहीं आया। इस बार 26 जुलाई को हड़ताल होनी है, लेकिन उसके पहले ही अध्यादेश लाया गया कि हड़ताल में कोई शामिल हुआ तो 1 साल की जेल और अगर चंदा दिया तो 2 साल की जेल। निगमीकरण के प्रस्ताव से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी उन्हीं सवालों को लेकर चिंतित हैं, जिन सवालों को लेकर बैंक के कर्मचारी के प्राइवेट छोड़कर सरकारी नौकरियों में आए कि बात बात पर नौकरी नहीं जाएगी और देश की सेवा करेंगे। अगस्त 2019 में रक्षा यूनियन ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखा कि इस फैसले से इन कारखानों में काम करने वालों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले 44,000 कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकारी नौकरी का चुनाव किया था, उनसे तो पेंशन भी ले ली गई है। उनका जीवन फिर से असुरक्षित मोड़ पर खड़ा हो गया है। पिछले 20 साल में यही देखा गया है कि निगमीकरण के ही रास्ते निजीकरण किया जाता रहा है। 16 जून के फैसले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐतिहासिक बता चुके हैं, कह चुके हैं कि कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, उनकी नौकरी की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा और यह बात कैबिनेट नोट में लिखी गई है। हमने तय किया सामूहिक रूप से कि हम 19 जुलाई से हम हड़ताल पे जाने वाले हैं। एक बड़ी चुनौती है, लोगों के मन में ये विश्वास भी बनाए रखना होगा कि सरकार के सामने हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, उनके किसी भी दबाव में हम झुकने वाले नहीं हैं। सरकार जो आयुध निर्माणियाँ, आज 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, करगिल का युद्ध हो, चाहे हमारे आतंकवादियों से हमारे जवान रोज 2-4 होते हैं, हम उनको साजो सामान बना कर देते हैं, जूते से लेकर टैंक तक का उत्पादन हम करते हैं। लेकिन सरकार छीनना चाहती है इस काम को, सरकार विदेशी पूंजीपतियों को देना चाहती है। सरकार हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बताना चाहते हैं हम न डरे हैं, न डरेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे। लोग रेट बढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि इतने पैसे कैसे बढ़ा दिए, शायद दाम बढ़ाएं तो लोग कहते हैं कि रेट क्यों बढ़ाएं। अब लोगों को क्या जवाब दे कि दूध बढ़ गया है, सिलेंडर गैस बढ़ गया है, चाय पत्ती इतनी महंगी है। सामान हम उसी रेट में बेच रहे हैं, गैस भी महंगी है, फिर तेल भी महंगा है। हमारा ये रोटी चावल दाल सब्जी का काम है। अच्छा, उसका रेट बढ़ाया? नहीं अभी नहीं। अब सोच रहे रेट बढ़ाओगे उसका? बढ़ाना पड़ेगा अगर ऐसे रहा तो। एक चाय आधी बनवा रहे हैं जी हम इस पे। एक चाय आधी? आधी चाय 2 कप में। रेट बढ़ गया ज़्यादा, दूध पे बढ़ गए 2 रुपये और सिलेंडर पे 35 रुपये बढ़ गए। गया का भाड़ा 100 रुपये लिया जाता था, अभी 200 डायरेक्ट लिया। इतना तो भाड़ा नहीं बढ़ गया डीजल का। क्या होगा सर, तो ये सरकार में तो कम होना चाहिए था, लेकिन ये सरकार तो अब तो मानेगा नहीं। अब तो हम लोग को लगता है कि अब 400-500 रुपये लीटर कर दे तो बढ़िया रहेगा।
पहले भी कमाई नहीं थी, अब कमाई नहीं, पहले लॉकडाउन से कोविड की वजह से पहले ही परेशान थे हम, अब और ज़्यादा परेशान हो गए महंगाई के चक्कर में। और इस एलपीजी से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, सब्सिडी भी नहीं आती आजकल, पहले सब्सिडी भी आती थी, अब सब्सिडी खत्म हो गई। पता नहीं गवर्नमेंट क्या करके छोड़ेंगे हमारे बारे में। शायद गरीब आदमी जी नहीं सकता, बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, ये अच्छी खबर है। आज के नए भारत में 107 रुपया लीटर होने के बाद एक दिन दाम का नहीं बढ़ना अच्छी खबर है। एक समृद्ध देश की यही निशानी है। दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां की जनता ज्यादा दाम देने के लिए बेचैन है। सरकार जानती है कि जब जनता ज्यादा से ज्यादा दाम दे सकती है तो एक ही चीज के दाम क्यों बार बार बढ़ाना। इसलिए आज गैस सिलेंडर 25 रुपया महंगा हुआ है। सरकार आन बान और शान से बताती है कि विदेशी निवेश बढ़ गया, लेकिन उसी आन बान एंड शान से यह नहीं बताती कि जनता का टैक्स में कितना निवेश बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत के गैस उपभोक्ताओं की तारीफ करनी चाहिए कि जब भी दाम बढ़ता है वे दाम देते हैं। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर के 25 रुपया महंगा हो जाने से दिल्ली में जो सिलेंडर इसी 1 जून को 809 रुपए का था, अब 834 रुपए का हो गया है। 5 साल पहले दिल्ली के लोगों को 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 423 रुपए 9 पैसे में मिल जाता था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन्हें समझाती है कि तब लोगों के काफी पैसे बचे होंगे, इसलिए आप खुशी खुशी 834 रुपए देकर सिलेंडर खरीद रहे हैं। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। वैसे भी ये टाइम नेशन को पे बैक करने का है। चेन्नई के उपभोक्ताओं के लिए तो 850 रुपए का सिलेंडर हो गया और कोलकाता के उपभोक्ताओं के लिए 835 रुपए 50 पैसे का। जो 19 किलोग्राम का सिलेंडर है, जिसे व्यावसायिक सिलेंडर कहते हैं, वह भी 76 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में एक सिलेंडर का दाम 1550 रुपया हो चुका है। इस तरह से 6 महीने में 14 किलो वाला सिलेंडर, उसका दाम 140 रुपया बढ़ गया है। जनता पूरी देश का विकास में पूरा डीजल में, पेट्रोल में और इलेक्ट्रिसिटी के बिल में, और जो कुछ बचा रह गया था वो टंकी में पैसा हम दे रहे हैं। और विकास में क्या लग रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, वो तो मोदी जी जाने। हम तो बस लगे हैं, हम ये सोच के भाई हमसे जो जितना हो सकता है उतना हम करते जाएंगे। और कुछ पड़ा तो बैंक से लोन ले लेंगे देश हित में। तो पहले मैं लोन लूँगा, फिर टंकी लूँगा, और महंगी हो गई तो फिर दूसरी बैंक जाऊंगा, 4-5-6 बैंक जाऊंगा। सारी बैंक जब मुझे लोन बना कर देंगी तो फिर अपनी जो किडनियाँ हैं, 2 किडनी दी है ईश्वर ने, तो फिर मुझे 1 किडनी दूंगा मैं कि भैया देश हित में मेरी किडनियाँ भी ले लो आप। पहले 837 रुपये का था गैस का टंकी कल ही था, और आज हम लेने आए तो आज 862 रुपये 50 पैसे का हो गया, मतलब 863 रुपये का हो गया। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि यार अपने देश हित में इतना पैसा देना पड़ रहा है हमें। मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं चारों तरफ। पैसा जो आप बढ़ के जो आप दे रहे हैं वो देश हित में लगा रहे हैं, तो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप? सर गर्व तो बहुत हो रहा है, पर सर रोजगारी नहीं है। हम भी क्या 300 रुपये की मजदूरी करते हैं, जिसमें से कि मैं अभी टंकी लेने आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ जितना भी टाइम लगेगा उसके ठेकेदार पैसे भी काट लेता है सर, और अगर छुट्टी करो तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। असल में पेट्रोल और डीजल के दाम 10-20 पैसे के हिसाब से बढ़ते हैं, वो उतना अच्छा नहीं लगता है। सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ाने से अच्छा लगता होगा। दाम ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे लगता है जनता के घर में छत से अठन्नी चवन्नी के साथ साथ 500 के नए नोटों की बारिश हो रही है, नोटबंदी के बाद वाले नोटों की। आलोक पांडे ने लखनऊ के चाय विक्रेता पिंटू कुमार से बात की और अन्य लोगों से भी बात की। एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम में और वृद्धि हो रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है। दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। ये छोटे व्यवसायियों के लिए और जो रोड पे ठेला लगाते हैं उन जैसे लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, खासकर जो चाय बेच रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में इसका क्या फ़र्क पड़ा है पिंटू जी? फ़र्क क्या पड़ा है सर, अब जैसे 25 रुपये बढ़ गया तो 25 रुपये देने ही पड़ेंगे। लेना तो है, धंधा करना है, बगैर लिए धंधा कैसे चलेगा। एक हफ्ते में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, बढ़ाना पड़ता है सिलेंडर। तो मतलब आप 4 सिलेंडर एक तरह से एक महीने में यूज़ कर रहे हैं? 4 सिलेंडर लग जाता है जी। 25 रुपये हर सिलेंडर बढ़ गया तो 100 रुपये आपका और खर्चा बढ़ गया। 100 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। और दूध आप कितना यूज़ करते हैं एक दिन में? 12 लीटर दूध लग जाता है डेली। तो एक तरह से 600 रुपये आपका दूध पे भी खर्चा बढ़ गया महीने का। चाय का दाम अभी आप क्या रखे हैं इस वक्त? चाय का दाम वही है 6 रुपये पहले वाला। कब पिछली बार कब बढ़ाए थे पिंटू जी, याद है? नहीं, हम तो पिछली बार नहीं बढ़ाए, पहले 5 रुपये बेचते थे, 1 रुपये बढ़ाएं अभी जल्दी। भरपाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अब बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, बढ़ाएंगे अब थोड़ा सा। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सुख ना रहे
तो इस महंगाई का कष्ट कोई नहीं झेल सकता। लिख लीजिए ये बात और पर्स में रख लीजिए। मेरी चिंता रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर है। उन्हें लगातार हिंदू मुसलमान वाले मैसेज बार बार भेजने पड़ रहे हैं ताकि महंगाई वाला मैसेज किसी को ना दिखे, उस पर बहस ना हो। काश मैं आपको ऐसे मैसेज दिखा पाता जो हर दिन थोक में आते हैं, एक से एक जहरीले आइटम। अमूल दूध भी 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है। अनुराग द्वारी ने चांदनी माथुर से बात की है, जिनके पति पेंशनर हैं। सब्जियां इतनी महंगी हैं, फल, दवाइयाँ, सब चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आप नाम लीजिए उस चीज़ का और वो चीज़ महंगी है। और रसोई गैस इसने तो आसमान छू लिए हैं, मतलब बढ़े ही चले जा रहा है, बढ़े ही चला जा रहा है। मुझे याद है हम लोग 300-400 रुपये में गैस लिया करते थे, आज की तारीख में 700-800 रुपये में गैस मिल रही है। कैसे चलेगा घर? घर चल ही नहीं सकता। वो तो हम 2 लोग हैं घर में, इसलिए किसी तरीके से हो रहा है। बच्चे आ जाएं या परिवार के 4 लोग आ जाएं, वो तो कोरोना की वजह से कोई आ नहीं रहा है। अगर 4 लोग आ जाएं तो गैस हमारी 15-20 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। और हर 15-20 दिन में आप 800 रुपये की गैस कैसे खरीद सकते हैं? ये देखिए आप, ये लौकी जैसी सब्जी 60 रुपये तक आ रही है, और जिसका खाना हमारी उम्र में बहुत ज़रूरी है। 5 लीटर का तेल 800 रुपये। जस्ट इमेजिन कितना महंगा है, कैसे खाएंगे? ऐसा लगता है कि अब वोट दाम बढ़ा देने से और नौकरी नहीं देने से मिलता है। नौकरी जाने और सैलरी कम होने से ज्यादा वोट मिलता है। प्राइम टाइम में बिजी रहने के कारण इस बदलाव का मुझे पता ही नहीं चला। तभी तो हरियाणा सरकार ने ऐसी शानदार योजना लॉन्च की है कि बताते हुए गर्व की फीलिंग आ रही है। जब लोगों के पास हर चीज के 2-3 गुने दाम देने के पैसे आ जाएं, तब वही वक्त होता है कि उन्हें एयर कंडीशन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हरियाणा सरकार चाहती है कि गर्मी से त्रस्त आम जनता को राहत मिले। वैसे हरियाणा के लोग 95 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, जो कि 100 रुपए से काफी सस्ता है। लेकिन बाकी चीजों के दाम बढ़ने से जनता को 43 डिग्री सेल्सियस तापमान के मौसम में 50 डिग्री सेल्सियस की फीलिंग आती होगी। ऐसे में हरियाणा सरकार ने जनता का बिजली खर्च बचाने के लिए यह योजना लॉन्च की है। आप नया एसी खरीदें या पुराना बदल दें, इसके लिए सरकार सब्सिडी देगी। सरकार ने ऐलान किया है कि 1 लाख एयर कंडीशन एमआरपी से 59% तक कम दाम पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एक वेबसाइट का लिंक भी दिया है जिस पर 24 अगस्त तक अप्लाई करना है। शहरी लोगों को नया एसी खरीदने के लिए 2000 और गांव के लोगों को नया एसी खरीदने के लिए 4000 रुपया सरकार देगी। गांव के लोग अगर पुराना एसी बदलकर नया एसी लेना चाहते हैं तो उन्हें सरकार 8000 रुपये देगी। हरियाणा सरकार के इस कदम की प्रशंसा करनी चाहिए। इसके लिए प्रशंसाओं में श्रेष्ठ प्रशंसा यानी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। इसी स्कीम का नाम है डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी स्कीम। बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने योजना लॉन्च कर दी है। हमें सूचना लेट से मिली। एसी फिट कराने के पैसे भी नहीं लगेंगे, डीलर कराएगा फ्री में, इतना तक इंतजाम है। पहली बार हरियाणा में ये किया जा रहा है, इसका भी हमें एक नाज है, फख्र है। जो हम नई स्कीम दे के जा रहे हैं, गांव में 8000 और पुराने में जो बदल के करें उसका 8000, जो नया ले रहे हैं उसका 4000 एक एसी के लिए, और 3 पुराने बदल के 8000 दिया जा रहा है। ऐसे ही शहरी एरिया में एक इंसेंटिव दिया जा रहा है, वो 2000-1000 का है। इससे एक होगा कि पावर बहुत बचेगी हमारी। अभी पिछली बार जो हमने जो LED बल्ब दिए और ट्यूब्स दी थी, उससे हमारा 232 मेगावाट की हमारी कंजप्शन बची है, और इसे हम और ज़्यादा कम करने जा रहे हैं। अभी इसी से नहीं रुकेंगे, हम अगले महीने कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अभी अभी की बात है, जब सरसों तेल महंगा हुआ तो हरियाणा सरकार ने BPL परिवारों को मिलने वाले राशन से सरसों तेल और नमक को आउट कर दिया। कहा इसके बदले में जनता को पैसे देते हैं। जनता ने कहा कि उस पैसे में 1 ही लीटर तेल आएगा। सोचिए, जो सरकार सरसों तेल और नमक नहीं दे सकती, वह सरकार एसी पर सब्सिडी दे रही है। जो सरकार ये एसी के ऊपर सब्सिडी दे रही है, ये बिल्कुल गलत कर रही है। जो सब्सिडी देनी है तो तेल के ऊपर सब्सिडी रखे, जो डीजल पेट्रोल है, ना तो हमें एसी की ज़रूरत है। हम दिहाड़ी मेहनत करने वाले ऑटो ड्राइवर हैं, और देनी है तो इस पे डीजल पर या पेट्रोल पर सब्सिडी दे, और ना ही हमें एसी के नीचे रहना है। ये जनता का पैसा ऐसे व्यर्थ ना करें। सरकार ने सब्सिडी पे देने का ऐलान तो किया, पर ये गलत है। जो पेट्रोल और डीजल डेली इतना बढ़ता जा रहा है, महंगा हो रहा है, ये इससे तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ना हमारे घर एसी है, हमें तो उसका सब्सिडी का क्या फ़ायदा होएगा। तो
पेट्रोल वगैरह डीजल पे देंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। जो एसी से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है, तो हमारे आस पड़ोस में 4 एसी लग गए तो उससे और भी एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा हमारा। सौरभ शुक्ल बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और गैस के अलावा लोगों ने खाने के आइटम में कटौती शुरू कर दी है। 38 साल के रवि दिल्ली में छोले कुलचे की रेडी लगाकर अपना पेट पालते हैं। वो खुद भी गरीब हैं और इनकी रेडी पर खाने भी गरीब आदमी आता है। रिफाइंड और सरसों के तेल के दामों ने इनकी कमर तोड़ रखी है। रवि बताते हैं कि महंगाई, खासकर खाने के तेल में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से उन्हें रोज नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेल महंगा हो गया, ठीक है ना, और आपका गैस सिलेंडर महंगा हो गया, एलपीजी महंगी हो गई है, मसाले महंगे हो गए हैं, और हमारे पास जो खाना खाने आते थे इस टाइम वो परेशान है बेचारे लोग, उधार खाते हैं खाना, पैसे नहीं है। बहुत लोग तो बेचारे ऐसा मांगते हैं जैसे खाने को है ही नहीं उनको बेचारे के पास। रसोई गैस के हर सिलेंडर पर 25.5 रुपए की बढ़त से देश भर में लोगों का बजट बिगड़ गया है। यही हालात पूरे देश भर में हैं, खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को जो पेंशन के आसरे हैं। भोपाल में चांदनी माथुर के पति रिटायर्ड डॉक्टर हैं, बच्चे विदेश में रहते हैं। पेंशन के पैसों का 15% तो दवाओं में खर्च हो रहा है। खर्च बढ़ता जा रहा है। आमदनी जस की तस, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। चलिए, हम तो मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी में थे तो पेंशन मिल रही है, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, और आजकल के ज़माने में, कोरोना के ज़माने में, जिनके पास कुछ भी कमाने का साधन नहीं है, वो लोग कैसे कर रहे होंगे। जब मुझे दिक्कत हो रही है तो मेरे साथ में जो गृहिणियाँ होंगी जिनके यहाँ और भी कम कमाई होगी, वो लोग कैसे कर रही होंगी, ये सोच के मन भर जाता। पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश के कई हिस्सों में सैकड़ा पार कर चुकी हैं, जिसकी वजह से तेल, साबुन, मंजन, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। अमूल ने भी गुरुवार से दूध में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। पिछले 1 महीने में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के दामों में 12 से 50% की वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों में 30 से 42% की बढ़ोतरी हुई है। नहाने के साबुन के दाम 8 से 10% बढ़े हैं। वॉशिंग पाउडर के दाम 5 से 10% बढ़े हैं। शैम्पू के दामों में भी 8 से 16% की वृद्धि हुई है। मुंबई सहित कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि थोक में सामान महंगा होने पर खुदरा में लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा और सामान खरीदना आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर होता जाएगा। आम जनता गरीबी से बिलबिला रही है। नौकरियां हैं नहीं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तेल, साबुन, मंजन से लेकर के हर चीज़ जिसकी रोज़मर्रा की आवश्यकता है वो महंगी होती जा रही है। लेकिन इन मजदूर, गरीब, आम लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई है? विपक्ष कहीं नज़र आता है आपको प्रदर्शन करता हुआ, सड़कों पर गिरफ्तारी देता हुआ? तो सरकार कहाँ से सुनेगी? विपक्ष का भी विरोध सिर्फ फेसबुक और कुछ ट्वीट्स तक ही सिमट कर रह गया है। सहयोगी जेवर थॉमस के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की भीकनगांव जनपद पंचायत सीईओ की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया है। भीकनगांव जनपद पंचायत के सीईओ राजेश बाहेती ने 4 दिन पहले अपने ही सरकारी निवास पर फांसी लगाकर जान दे दी। इस मामले में पुलिस ने भीकनगांव जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि और बीजेपी के नेता धन्ना लाल खतवासे और जनपद उपाध्यक्ष दुलीचंद बांके को गिरफ्तार किया है। भीकनगांव जनपद पंचायत में 10 महीने में 4 सीईओ बदल गए। राजेश बाहेती ने 3 महीने पहले चार्ज संभाला था। 3 जून को जनपद की बैठक में काफी विवाद हुआ। 10 जून को भी हंगामा हुआ। 23 जून की बैठक में भी जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया। 30 जून को अपने सरकारी आवास पर उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी।
मामले में सुसाइड नोट के आधार पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि धन्नालाल खतवासे और उपाध्यक्ष दुलीचंद बांके को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर बाहेती पर नियम विरुद्ध काम करने के लिए दबाव बनाने के आरोप हैं। जांच में जो तथ्य आए थे, जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ था और जो इनके सहकर्मी और परिजनों के बयान नोट किए गए, तो उसमें जो तथ्य आए उनके आधार पर 2 आरोपियों के विरुद्ध इसमें धारा 306 का 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें इनको ये बताया गया कि इनकी प्रताड़ना के चलते इन्होंने आत्महत्या करने का जो है वो कदम उठाया था। दुलीचंद बाके जो हैं वो जनपद के उपाध्यक्ष हैं और दूसरे जो धन्नालाल खतवासे हैं वो वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि। परिजन कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं हत्या है। हत्या है, आत्महत्या नहीं है। इसके लिए उनको प्रेरित किया गया होगा, कोई ना कोई प्रेशर है जिसके लिए वो बार बार बोलते थे कि यार अब मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, छोड़ूंगा। पिछले 4 दिन पहले 8 दिन पहले भी जब वो मऊ आए थे, इंदौर भी आए जब, तो हम लोगों ने उनको आने के लिए मना भी करा था, पर उन्होंने बोला कि मेरे कुछ काम बाकी हैं, वहाँ पे कुछ गरीबों की फाइलें बाकी हैं, तो बोले मैं वो निपटा के वापस आऊँगा और उसके बाद वो जॉब भी छोड़ने वाले थे। इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर उठाया तो बीजेपी भी हमलावर हो गई। किसी का भी इस तरह से आत्महत्या करना हमारे लिए दुखद होता है। इस तरह की घटना जो है इसको प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि घटना के पीछे का कारण क्या था, क्या उनका कोई व्यावसायिक लेन देन था, क्या उनका कोई व्यापारिक बातचीत थी, या फिर क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनको बताया जा रहा है इसमें कितना प्रमुख स्थान भारतीय जनता पार्टी में रखते हैं, ये सारे विषय अभी विवेचना के हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ही बात जानती है कि हम लोग मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं, किसी का भी मरना हम लोग दुखद मानते हैं। ने चिट्ठी में लिखा है कि भाजपा के नेता उनको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। यह देवास में एक दलित परिवार को जो मार के गाड़ दिया गया है वो, तो ये सारी सुगबुगाहट उसी तरह की है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कमांड अपने नेता और संगठन के ऊपर से बिल्कुल उड़ गई है और वो बेखौफ अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, थाने सब पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अनैतिक कार्य कर रहे हैं। पुलिस ने वैसे अभी तक सुसाइड नोट में लिखे तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। पहले नेमावर मर्डर केस और अब भीकन गांव जिला पंचायत सीईओ की आत्महत्या के मामले में बीजेपी नेताओं के नाम आने से पार्टी बैकफुट पर है। वहीं परिवार चाहता है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करे और उन्होंने कहा है कि अगर जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो वो 3 जुलाई को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। टीका के मामले में असम से लेकर महाराष्ट्र तक का हाल एक समान है। 28 जून को 1.8 लाख लोगों को टीका लगाने के बाद अब मुंबई के सरकारी केंद्रों में टीके की कमी होने लगी है। बीएमसी के मुताबिक आज मुंबई के 300 सरकारी और बीएमसी केंद्रों में टीका नहीं लग सका। पूर्वा चिटनिस की ये रिपोर्ट। बीएमसी ने बुधवार को ऐलान किया कि गुरुवार को टीकाकरण नहीं होगा, लेकिन ये जानकारी सभी तक नहीं पहुंच पाई। हरजीत सिंह कोरोना का पहला टीका ले चुके हैं। 24 जून को दूसरा टीका लगना चाहिए था, लेकिन कहां लगवाएं? टीकाकरण केंद्र बंद है। ऑनलाइन ट्राई करते हैं, हिंदुजा में भी अगर मिलता है, बिकॉज आई हैव टू गो टू हैदराबाद आफ्टर 2-3 डेज, तो अगर आज मिल जाता तो अच्छा है। संभाजी परब दफ्तर से लंच के समय निकलकर दादर के इस कोहिनूर टीकाकरण केंद्र आए हैं, लेकिन उन्हें भी निराश लौटना पड़ा। मेरा स्लॉट अभी 30 तारीख को मेरा डेट है, मैंने आया तो मुझे स्लॉट भी नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन में चेक कर रहा था तो इसलिए मैं आके बोला डायरेक्ट कुछ वॉकिंग है क्या देखने के लिए, तो अवेलेबल नहीं है करके बोला। विनीत मिश्रा 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहते हैं। कपड़ों के एक स्टोर में काम करते हैं। पिछले 1 हफ्ते से टीका लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि सरकारी टीकाकरण केंद्र आज बंद है। उधर माटुंगा रेलवे कॉलोनी के पास ट्राई किए थे, वहाँ 2 दिन लाइन लगाया, नहीं था वैक्सीन। हाँ। और लाइन लगा के खत्म हो गया आपका? नहीं, मतलब वैक्सीन आया ही नहीं, बोला है ही नहीं, आया ही नहीं वैक्सीन है। आज के दिन तो जो थोड़ा और काम था बैंक में, तो मैं बोला जो एड्रेस हम बुक किए थे तो वो बोले कंफर्म कर लूँ कि किस एरिया में है। तो अभी यहाँ आए तो बोले कि जो है सुबह 6 बजे आके लाइन लगाओ, अगर रहेगा वैक्सीन तो लग जाएगा आपको। लेकिन निजी टीकाकरण केंद्र खुले हुए हैं, लिहाजा वहां टीका लगवाने लोगों की भीड़ दिखाई दी। मंजू गुरुवार को अपनी बेटी के साथ आई, जिन्हें दूसरा टीका लगाना था। माँ बेटी पहले NSCI वर्ली BMC सेंटर गई, वहां टीका नहीं मिला तो बेमन से इस निजी टीकाकरण केंद्र आना पड़ा। यहाँ आने से पहले हमने कई फ़ोन किए, लेकिन किसी ने नहीं उठाया।
but nobody was taking the phone call. So we came, then we drove to this place. फिर जब यहाँ आए तो वो कह रहे हैं 740 रुपए में टीका लगेगा, जो बहुत महंगा है। They are saying 740 rupees, which is expensive like. बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 28 जून को सबसे ज़्यादा 1,80,000 लोगों को टीके लगे। तब से टीकाकरण में लगातार गिरावट आ रही है। बुधवार को सिर्फ 63,000 टीके लगे। मुंबई में अभी तक 10 लाख लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं, जो आबादी का 8% बैठता है। शहर की 33% आबादी यानी 43,10,000 लोगों को पहला टीका लग चुका है। बीएमसी को उम्मीद है कि 1-2 दिन में काफ़ी संख्या में टीके उपलब्ध हो जाएंगे। जून में बीएमसी को 7,40,000 टीके मिले, जो मई के 4,50,000 से काफ़ी ज़्यादा थे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उन्हें 70% आबादी को तीसरी लहर आने से पहले ही टीका लगवाना है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि वैक्सीन की कमी के चलते ये लक्ष्य काफ़ी कठिन हो सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनेस, NDTV इंडिया।